हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लेकर आए हैं पुष्पीय पादप में लैंगिक जनन चैप्टर 1 का एनसीईआरटी का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, एक आवृतबीजी पुष्प के उन अंगों का नाम बताया जहां पर मादा और नर दोनों युग्मोद्भिद का निर्माण होता है। आवृतबीजी पुष्प क्या होता है कि ऐसा पुष्प जिसमें बीज जो होता है फल के अंदर होता है, उनका सभी अंगों का नाम बताना है। उसके बाद बताना है कि नर जो पुष्प का नर जो नर भाग है और मादा भाग है उसमें युग्मक का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो इसका भाग देखते हैं पहले क्या है। तो पहला भाग है बाह्यदल पुंज। जो पुष्प जो होगा लाल पीला हरा पुष्प देखे हैं आप लोग, उसके नीचे का जो हरा भाग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाह्यदल पुंज बोलते हैं। अगर एक भाग हरा रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, बाह्यदल बोलेंगे। दल को समूह क्या बोलते हैं हम, बाह्यदल को समूह क्या बोलते हैं, तो बाह्यदल पुंज बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि दल पुंज। दल पुंज क्या होता है कि जो पुष्प का लाल वाला भाग होता है, लाल पीला हरा भाग, उसे क्या बोलते हैं, दल पुंज बोलते हैं। अगर दल पुंज का एगो भाग रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, सिर्फ दल बोलेंगे। दल को समूह क्या बोलेंगे, दल पुंज बोलेंगे। उसके बाद क्या होता है, पुमंग। पुमंग क्या होता है, तो पुष्प का न जननांग भाग है। अगर पुष्प का न जनन भाग एगो रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, पुंकेसर बोलेंगे। अब पुंकेसर का समूह क्या बोलेंगे हम लोग, पुमंग बोलेंगे। उसी तरह से जायांग। जायांग क्या है, पुष्प का मादा जनन अंग का भाग है ना। अगर एक मादा जनन अंग रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे, स्त्री केसर बोलेंगे। ठीक है, स्त्री केसर या अंडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, और स्त्री केसर का समूह क्या बोलते हैं हम लोग, जायांग बोलते हैं। आगे देखते हैं कि पुरुष में पराग कण का निर्माण कहाँ होता है। पुष्प में पराग कोश में पराग कण मात्र कोशिका से और सूत्री विभाजन के द्वारा पराग कण का निर्माण होता है। पराग कण नर युग्मोद्भिद कहलाता है। जैसे कि पुरुष में होता है शुक्राणु, उसी तरह से होता है फूल में जो नर वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, पराग कण बोलते हैं। इसका निर्माण कहाँ होता है, तो पराग कोश में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है पुष्प का मादा जनन अंग में, जो मादा जनन अंग का नाम क्या है, तो स्त्री केसर। ठीक है, स्त्री केसर में क्या का निर्माण होता है, तो अंडाणु का निर्माण होता है। ठीक है, तो अंडक के 3 भाग होते हैं। जो पुष्प का मादा जनन अंग है उसे कितना भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। अंडाशय, वर्तिका और वर्तिकाग्र है ना। अंडाशय में बीजांड का निर्माण होता है और बीजांड से क्या बनता है, बीजांडकाय बनता है। और बीजांडकाय में क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में और सूत्री विभाजन के द्वारा क्या होता है कि पुष्प का मादा जनन अंग में क्या का निर्माण होता है, तो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण हो जाता है। ठीक है, आई होप ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि लघु बीजाणुधानु एवं गुरु बीजाणुधानु के बीच अंतर करें। यह घटनाओं के दौरान किस प्रकार के कोशिका विभाजन संपन्न होता है। इन दोनों घटनाओं में अंत में बनने वाली संरचना के बारे में बताना है। ठीक है, तो पुष्प में 2 तरह का होता है, लघु बीजाणु और गुरु बीजाणु, है ना। तो लघु मतलब छोटा, लघु मतलब क्या होता है, छोटा, और गुरु मतलब बड़ा। तो छोटा, जिस तरह देखते हैं कि मानव शरीर में सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो पुरुष का स्पर्म, है ना। और बड़ा तो पुरुष में मादा का क्या अंडाणु सबसे बड़ा होता है कोशिका। ठीक है, उसी तरह से पुष्प में भी होता है लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। तो लघु बीजाणुधानी किसका भाग है, तो पुष्प का न जनन अंग का भाग है। किसका भाग है, तो न जनन अंग का भाग है लघु बीजाणु। और गुरु बीजाणु किसका भाग है, तो पुष्प का मादा जनन अंग का भाग है ना। तो 4 को दिया गया अंतर, हम इसको पढ़ लेते हैं। ये लघु बीजाणुधानी का बाह्य त्वचा मध्य अस्तर एवं टेपिटम से घिरा होता है। बाहरी पद का इसका लघु बीजाणु कैसे घिरा हुआ रहता है, तो बाह्य त्वचा मध्य अस्तर एवं टेपिटम से घिरा हुआ रहता है। उसके बाद गुरु बीजाणु क्या होता है, बाह्य तथा अंत आवरण से घिरा होता है। ठीक है, इसमें टेपिटम नहीं होता है ना। टेपिटम किसमें होता है, तो लघु बीजाणुधानी में होता है। पराग मात्र कोशिका से सूक्ष्म बीजाणु बनते हैं जो कि पराग कोश के चारों कोनों पर विकसित होते हैं। उसके बाद इसका अंतर है कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनते हैं जो कि अंडाशय में विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं, तो अंडाशय में विकसित होते हैं। ठीक है, सूक्ष्म बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा अनेक पराग कणों का निर्माण होता है ना। उसके बाद गुरु बीजाणु देखेंगे कि गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा गुरु बीजाणु का निर्माण होता है।
है ना। पराग कोश में स्फुटन पर परागकण मुक्त होते हैं और परागकण नर युग्मोद्भिद बनाते हैं। गुरु बीजाणु में भ्रूण कोश बनते हैं तो मादा युग्मोद्भिद का निर्माण होता है ना। ये 4 अंतर है, आप इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग कि इस घटना का दौरान असूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो भी अंडाणु या शुक्राणु बनेगा तो उसमें क्या होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री नहीं, अर्धसूत्री, यानी कि आधा रहता है। अगर रहेगा कि परागकण कितना गुना रहता है, तो n रहता है। ऑप्शन में देगा कि an n स्क्वायर की 2n कितना गुना, तो अर्ध गुना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित को क्या करना है, सजाना है, ठीक है। क्या क्या करना है, निम्नलिखित को क्या कर देना है, तो विकासीय क्रम में सजा देना है कि पहले किसका विकास होता है। क्वेश्चन है कि परागकण, बीजाणु, उत्तक, लघु बीजाणु, धानी, मात्रक कोशिका और नरयुग्मक, है ना। इसको क्या समझाना है कि सही क्रम में समझाना है कि पहले का चीज का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहले का चीज का निर्माण होता है बीजाणु जनन उत्तक के द्वारा क्या बनता है, तो पराग मात्र कोशिका का निर्माण होता है। अब पराग मात्र कोशिका में क्या होता है, लघु बीजाणु चक्र बनता है, 4 गो लघु बीजाणु बनेगा, ठीक है। उसके बाद लघु बीजाणु में क्या चीज का निर्माण होगा, तो परागकण का निर्माण होगा और इसी परागकण के अंदर क्या चीज होगा, तो नर युग्मक होगा, ठीक है। तो ये आपको सजा कर लिख दिया गया है। यह तीसरा क्वेश्चन था। उसके बाद चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि एक पारूपी आवृतबीजी बीजांड के भागों का विवरण दिखाते हुए स्पष्ट एवं सुथरे नामांकित चित्र बना दीजिए, ठीक है। तो जो पुष्प का मादा जनन अंग है, उसका जो बीजांड है, जहां पे बीज बनता है, फल बनता है, उसको क्या करना है, आपको दिखाना है फोटो बनाकर। ये फोटो बनाया गया है कि ऊपर वाला यहाँ देखिए क्या होगा, सबसे ऊपर क्या होगा, हाइलस होगा, फनिकल होगा, बीजांड द्वार होगा, बीजांड द्वारिका घेरा होगा, बाह्य आवरण होगा, अंतर आवरण, बीजांड का है भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के बाद क्या होगा, कैलिमस, शिला एवं मीनाकीय शिरा। आप इसको 2 बार 4 बार पेस्ट कीजिएगा तो आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है। आगे को देखते हैं कि आप मादा युग्मोद्भिद के एक बीजाणु जनन विकास से आप क्या समझते हैं, कि जो मादा युग्मोद्भिद है उसके आप विकास से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो कैसे मादा युग्मोद्भिद, यानी कि जैसे इंसान में होता है मादा में क्या बनता है, अंडाणु बनता है, उसी तरह से पुष्प में भी अंडाणु का निर्माण होता है। तो आप उससे क्या समझते हैं, पुष्प का मादा जनन, मादा वाला भाग से, ठीक है। तो गुरु बीजाणु के चतुष्फलन बने गुरु बीजाणु चक्र में 3 नष्ट हो जाता है। क्या होता है, 3 कोशिका उसमें से नष्ट हो जाता है तथा एक गुरु बीजाणु ही सक्रिय होता है, जो मादा युग्मोद्भिद का विकास करता है। क्या करता है, तो मादा युग्मोद्भिद का विकास करता है। गुरु बीजाणु का केंद्रक 3 सूत्री विभाजन तथा 8 केंद्रक बनाती है। और क्या होता है, प्रत्येक ध्रुव पर 4 केंद्र व्यवस्थित होते हैं। भ्रूण कोश के बीजांड काय ध्रुव पर स्थित चारों कोनों में 3 केंद्रक कोशिकीय अंड उपकरण बनाते हैं, जबकि निभागी सिरे के चारों केंद्र से घिरे केंद्रक एंटीपोडेट कोशिका बनाती है। दोनों ध्रुवों से आए एक केंद्रक केंद्रीय कोशिका में संयोजन कर ध्रुवीकीय बनाती है। क्योंकि मादा युग्मोद्भिद एक ही गुरु बीजाणु विकसित होता है, अतः ऐसा एक बीजाणु जन विकास कहते हैं, ठीक है। क्या होता है कि मादा युग्मोद्भिद में पहले 4 कोशिका बनता है, 4 गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, जिसमें से 3 नष्ट हो जाता है और एक ही बचता है, ठीक है। जो एक बचता है उसी में क्या होता है, फिर से विभाजन होता है और विभाजन होकर क्या चीज का निर्माण करता है, तो एक बीजाणु विकास उसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, एगो मादा का अंग का निर्माण हो पाता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन कि आप साफ सुथरे चित्र में 7 कोशिकीय 8 केंद्रक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक क्या 7 कोशिकीय 8 केंद्रक प्राकृतिक का वर्णन करना है आपको, ठीक है। तो क्या होता है, आवृतबीजी पौधे में क्या होता है कि मादा युग्मोद्भिद में, मादा में क्या होता है, 7 कोशिका होता है, 7 कोशिका देखिए, है ना। 1
सात कोशिका देख लीजिएगा, फोटो में बनाया हुआ सात कोशिका और 8 केंद्रक। क्या होता है? 7 कोशिका और 8 केंद्रक होता है। फोटो में दिख रहा होगा, तीन गो ऊपर केंद्रक है, ठीक है, और 4 गो नीचे है, 4 गो नीचे है ना। उसके बाद 2 गो बीच में है, 2 गो बीच में है, तो 4 है और 3 7। कितना हो? 4 और 3 7। तो 3 ऊपर, तीन गो ऊपर कोशिका है ना, 1 2 3, और नीचे क्या है? 2 को, है ना। अब इसको गिन लीजिए, 7 कोशिका होगा और 8 क्या होगा? तो केंद्रक होगा, है ना, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु प्रथम केंद्रीय विभाजन के द्वारा केंद्रक बनाता है। दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों पर पहुंच जाता है। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर दो दो केंद्रिकाएं बना देती है। द्वितीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4-4 केंद्रक बन जाते हैं। माइक्रोप्लोइड शीर्ष पर 4 केंद्रक में से 3 केंद्रक अंड उपकरण बनाते हैं तथा चौथा केंद्रक उत्तरी ध्रुव चक्र बनाती है। विभागीय शीर्ष पर 4 केंद्रकीय में से 3 एंटीपोड केंद्रक तथा चौथा केंद्रक निकलता है। ध्रुव केंद्रक का निर्माण होता है। उत्तरी ध्रुव तथा निचले ध्रुव मध्य में आकर संयोग द्वारा द्वितीय केंद्रक बनाती है। अंड उपकरण में 3 केंद्रों के मध्य वाला केंद्रक खंड बन जाता है। दोनों शेष केंद्रक सहायक कोशिका बनाती है ना। ये जो कोशिका है उसमें भी क्या हो रहा है? विभाजन हो रहा है, और जैसे ही विभाजन होगा तो अपना यह काम करेगा, है ना। ऊपर क्या है? प्रतिविमान है, बीच में है ध्रुवीय केंद्रक है, सहायक कोशिका है ना। अब इसको एक बार देख लीजिएगा, जो नोट्स ये आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर है, और इसका वीडियो देखना चाहते हैं इसका अच्छे से, तो प्लेलिस्ट में जाइए इसका पुष्पीय पादप लैंगिक जनन का, और लाइन बाय लाइन देख लीजिएगा तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मीलिय परागनी पुष्प से नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मीलिय परागनी पुष्प से आप क्या समझते हैं? क्या अनुमीलिय पुष्प में परागण संपन्न होता है? उन्हें अपने उत्तर की सतर्क व्याख्या करें, ठीक है, कि उन्मीलिय परागनी पुष्प क्या होता है और अनुमीलिय परागनी पुष्प क्या होता है। वे पुष्प जिसके पराग कोश तथा वर्तिका अनावृत होते हैं, यानी कि उसके बाहर से क्या होगा? आवरण नहीं होगा, उसे क्या बोलेंगे हम? उन्मीलिय परागनी पुष्प बोलेंगे। उदाहरण के लिए बायोला ऑक्जेलिस अनुमीलिय परागनी पुष्प में परागकण नहीं होता। अनुमीलिय पुष्प में परागन नहीं होता। अनुमीलिय पुष्प अनावृत होता है, अतः इसमें इसमें पर परागन संभव नहीं है। इस प्रकार के पुष्प को पराग कोश तथा वर्तिका आसपास स्थित होता है। पराग कोश के स्फुटित होने पर परागकण वर्तिका के संपर्क में आकर परागकण बनाते हैं, अतः अनुमीलिय पुष्प परागन स्वपरागन ही करते हैं। मतलब कि ऐसा पुष्प पर दोनों रहेगा, एक ऊपर वाला भाग में क्या रहेगा कि जो उसका वर्तिकाग्र है अनावृत रहेगा, यानी कि ढका हुआ नहीं रहेगा, और अनुमीलिय में क्या रहेगा कि उसका जो पराग को उसका जो है वर्तिकाग्र क्या रहेगा? ढका हुआ रहेगा, है ना। इसमें क्या होता है? स्वपरागन ही ज्यादा मात्रा में होता है, ठीक है। स्वपरागन मतलब यानी कि खुद से, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, ठीक है। आगे देखते हैं कि पुष्प के द्वारा स्वपरागन रोकने के लिए विकसित की गई 2 कार्यनीति को वर्णन करें। स्वपरागन मतलब क्या होता है कि स्वपरागन यानी कि उसमें खुद से परागन नहीं हो, ठीक है। जैसे कीट के माध्यम से, जल के माध्यम से, हवा के माध्यम से परागन नहीं होना चाहिए। उसमें कैसे परागन होना चाहिए स्वपरागन में? तो खुद से ही होना चाहिए। जैसे देखते हैं कि ओहुल का पौधा में देखते हैं खुद से परागन होकर विकास होता है ना। तो इसमें इसको क्यों रोका गया, है ना। पुष्प में स्वपरागन रोकने के हेतु 2 विधियां निम्नलिखित है। पहला है स्वबंधता, है ना।
इस पर एक नीति में यदि यदि किसी पुष्प के परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए मालवा के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं होते हैं, है ना। इसमें क्या होता है कि स्वबंधता में क्या क्या होता है कि इस प्रकार के कार्यनीति में यदि किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरे तो उसे निषेचित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए मालवा के एक पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर अंकुरित नहीं हो पाता। इसमें होता है कि आप क्या कीजिएगा कि पुष्प का किसी और पुष्प के सहायता से परागकण कहाँ लेकर जाइएगा, किसी और पुष्प पे, और एक पुष्प का नर जननांग को आप बांध दीजिएगा, है ना, चाहे काट दीजिएगा, है ना, तो उसमें क्या होगा, स्वपरागण नहीं हो पाएगा, है ना। उसके बाद त्रिकाल प्रवक्ता, त्रिकाल पक्ता, इसमें नर तथा मादा जनन अलग अलग समय परिपक्व होता है जिससे स्वपरागण नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए सेक्सफिगा कुल के सदस्य, इसमें क्या होता है कि परागकण जब होता है तो उसमें नर भाग और मादा भाग का विकास जो होता है अलग अलग समय पर होता है, जिससे क्या होता है उसमें स्वपरागण नहीं हो पाता है। होना चाहिए स्वपरागण, लेकिन उसमें स्वपरागण नहीं हो पा रहा है ना। ये इस कुल का नाम क्या है, सेक्सफिगा, ठीक है। आगे देखते हैं कि स्व आयोगता क्या होता है। स्व आयोगता वाली प्रजातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की तरह क्यों नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो स्व आयोगता पुष्पीय पौधे में पाए जाने वाली ऐसी उक्ति है जिससे जिसके फलस्वरूप पौधे में स्व परागण नहीं हो पाता है, ठीक है। अतः इन पौधे में सिर्फ पर परागण ही हो पाता है। स्व आयोगता के दो प्रकार के होते हैं। आयोगता के कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। मतलब कि बोला जा रहा है कि स्व आयोगता में जो प्राण, स्व आयोगता क्या होता है ना, और इसमें जो प्रजाति होता है स्व परागण प्रक्रिया की रचना क्यों नहीं कर पाता है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्व आयोगता पुष्प पौधे में पाए जाने वाली ऐसी प्रयुक्ति है जिसके फलस्वरूप पौधों में स्व परागण नहीं होता है, अतः इन पौधे में सिर्फ पर परागण ही हो पाता है। स्व परागण मतलब क्या होता है, खुद से परागण हो रहा है पुष्प में, ठीक है। नर और मादा दोनों साथ में है, आप उसमें कोई बाधा नहीं डाल रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या हो रहा है, खुद से ही परागण हो रहा है। और पर परागण मतलब समझ में आया क्या बोल रहे हैं। परागण मतलब जैसे इंसान में क्या होता है, निषेचन होता है ना, उसी तरह से फूल में क्या होता है, तो परागण होता है, ठीक है। अतः एक होता है खुद से निषेचन, खुद से निषेचन हो सकता है नहीं, लेकिन पुष्प में क्या होता है, खुद से निषेचन होता है ना, माध्यम में कोई आवश्यकता नहीं होता है ना। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, विषमरूपी। इस प्रकार के स्व आयोगता में एक ही जाति के पौधे के वर्तिकाग्र तथा परागकोश में भिन्नता होती है, अतः पराग नली की वृद्धि वर्तिकाग्र में रुक जाती है। क्या होता है कि इस जाति के पौधे में क्या होता है कि वर्तिकाग्र तथा पराग कोशों में क्या स्थिति रहता है, भिन्नता, अलग अलग रहता है। इस कारण क्या होता है कि उसमें निषेचन नहीं हो पाता है, यानी कि परागण उसमें नहीं हो पाता है। दूसरा क्या है, समकारी। इस प्रकार की स्व आयोगता विरोधी इस अलील द्वारा होती है। उपयोग कारणों के फलस्वरूप स्व आयोगता वाली जातियों में स्व परागण प्रक्रिया बीज की रचना तक नहीं पहुंच पाता है ना। इसमें तो विकास तो हो जाएगा, लेकिन क्या होगा, ये बीज नहीं बना पाएगा, है ना। आगे देखते हैं कि बैगिंग प्रक्रिया सब क्या समझते हैं, एकदम वीवीआई क्वेश्चन है ना, कि बैगिंग प्रक्रिया क्या होता है, यानी कि बोरा लगाना या थैली लगाना। तकनीकी क्या होता है, पादप जनन कार्यक्रम में यह कैसे उपयोगी है, जो पादप का जो जन्म होता है इसमें कैसा इसका उपयोग कर सकते हैं। नया नया पादप का निर्माण किस तरह से होता है ना। पादप जनन मतलब क्या, नया पादप का निर्माण, ठीक है। तो बैगिंग या बोरा लगाना एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागण में ऐच्छिक परागणों का उपयोग तथा वर्तिकाग्र को अनैच्छिक परागणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है। बैगिंग के अंतर्गत पुष्प को थैली से ढक दिया जाता है
इस वर्तिकाग्र को अवांछित परागणों से बचाया जाता है। पादप जनन में इस तकनीक के द्वारा फसलों को उन्नतिशील बनाया जाता है तथा सिर्फ ऐच्छिक गुण वाले परागणों का वर्तिकाग्र के माध्यम से परागण सुनिश्चित करवाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो पराग कण है उसे क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, यानी किसी दूसरे का जो पराग कण है उपयोग किया गया और उपयोग करके पुष्प का मादा भाग वर्तिकाग्र पर पहुंचा दिया गया और उसको क्या कर दिया गया, निषेचन कर दिया गया। और जो उसका अपना जो पराग कण है उसे क्या कर दिया गया, काट दिया जाए या उसको बांध दिया जाए, यानी कि बोरा लगा दिया जाए, है ना। तो क्या होगा कि जब बोरा लगा दिया जाएगा तो परागकण अपने पुष्प पर वह नहीं गिर पाएगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि त्रिसलन क्या है, यह कहां और कैसे संपन्न होता है। त्रिसलन में सम्मिलित न्यूक्लियाई का नाम बताना है आपको। ठीक है, कि त्रिसलन क्या होता है और कैसे हो पाता है और कहां होता है। ठीक है, तो पराग नली में मुक्त होने पर मुक्त दोनों नर केंद्रकों में से एक मादा केंद्रक से संयोजन करता है, दूसरा नर केंद्रक भ्रूणपोष में स्थित द्वितीय केंद्रक से संयोग करता है ना। तो द्वितीय केंद्रक में दो केंद्रक पहले से ही होते हैं तथा नर केंद्रक से संलयन के पश्चात केंद्रकों की संख्या 3 हो जाती है। 3 केंद्रकों का यह संलयन त्रिसलन कहलाता है। त्रिसलन की प्रक्रिया भ्रूणकोश में होता है तथा इसमें ध्रुवीय केंद्रक अर्थात द्वितीय केंद्रक पर नर केंद्रक सम्मिलित होता है। बताया जा रहा है कि पुष्प जो होता है, पुष्प तो उसमें क्या होता है कि त्रिसलन होता है। त्रिसलन का कहाँ होता है, तो पुष्प के अंदर होता है। जैसे हम नारियल का पानी देखते हैं, नारियल का पानी तो क्या है, वह द्विगुणित है। एक बार निषेचन हुआ तो क्या बन गया, वो भ्रूणपोष का निर्माण कर दिया गया और एक का जगह निर्माण किया तो युग्मनज का निर्माण किया, 2 बार संलयन हो गया, है ना। तो ये हम अपने भाषा में बता रहे हैं, जिससे सब लिखा हुआ है इसी को आप लिखिएगा, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थोड़ा सा अटपटांग है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं कि एक निषेचित बीजांड में युग्मनज प्रस्तुति के बारे में से आप क्या सोचते हैं। युग्मनज मतलब पता है क्या होता है, युग्मज यानी कि नर और मादा को जब मिलन होता है ना। तो जब शुक्राणु और अंडाणु का जब मिलन होता है तो क्या जगह निर्माण करता है, तो युग्मनज का निर्माण करता है। तो बताया जा रहा है कि एक निषेचित युग्मनज के प्रस्तुति के बारे में आपको बताना है, क्या सोचते हैं। तो निषेचन के पश्चात बीजांड में युग्मनज का क्या होता है, विकास होता है। बीजांड के आवरण डिड होते हैं। बीजांड काय बनाती है, बीजांड काय के बाहरी आवरण को बीजांड कवच तथा भीतरी आवरण को अंतः कवच कहते हैं। भ्रूणपोष में भोज्य पदार्थ एकत्रित होता है, जल की मात्रा धीरे धीरे कम हो जाता है, अतः कोमल बीजांड कड़वा एवं शुष्क हो जाता है। धीरे धीरे बीजांड के अंदर की वर्तिका क्रिया रुक जाती है तथा युग्मनज से बना नया भ्रूण सुसुप्त अवस्था में पहुंच जाता है। इसे युग्मनज प्रस्तुति कहते हैं। बीजांड से घिरा एक त्रिक भोजन युक्त तथा सुसुप्त भ्रूण युक्त यह रचना बीज कहलाता है। यानी जो बीज है वो बीज कैसे बना, है ना। तो पहले देखिए फल में क्या होता है, पानी रहता है और धीरे धीरे वो क्या होता है, उसमें पानी खत्म होते जाता है और जैसे ही खत्म हो जाएगा तो मरा हुआ अवस्था में आ जाएगा, सुसुप्त अवस्था में। बीज क्या होता है, तो सुसुप्त अवस्था में होता है। जैसे उसको पानी फिर से दिया जाएगा, नमी दिया जाएगा तो उसमें क्या होगा, फिर से उसमें नया पौधे का विकास होगा, है ना। आगे देखते हैं कि अंतर लिखना है, ठीक है। बीज पत्राधार और बीज पत्रों पारिका में आपको पारिक में क्या अंतर है। तो बीज पत्रों को ठीक नीचे या मूलांकन के ठीक ऊपर स्थित अक्ष का भाग बीज पत्राधार कहलाता है। परांकुर के नीचे का भाग बीज पत्रों पारिका कहलाता है। इसकी समाप्ति मूल शीर्ष में होती है, इसकी समाप्ति परांकुर शीर्ष में होती है। इसकी कहा होता है परांकुर, है ना।
उसके बाद देखते हैं परांकुर चोल तथा मूलांकुर चोल में क्या अंतर है। स्पुटलम के परांकुर को ढकने वाली खोखली पारसी है संरचना परांकुर चोल कहलाता है। स्पुटलम के निचले भाग में मूलांकुर को ढकने वाले पर मूलांकुर चोल कहलाती है। यह परांकुर को ढका हुआ रहता है तथा यह मूलांकुर को ढका हुआ रहता है ना। मूलांकुर और परांकुर क्या होता है? ये होता है जब बीज में यह पाया जाता है। मूलांकुर से क्या निकलता है? मूल का यानी कि जड़ का निर्माण होता है। परांकुर से तो तना और पत्ती का निर्माण होता है ना। तो उसमें उसका क्या होता है? चोल होता है यानी कि घिरा हुआ जो आवरण है उसी के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अध्यावरण तथा बीज चोल में क्या अंतर है। अध्यावरण बीजांड में पाया जाता है, बीज चोल बीज में पाया जाता है। बीजांड के दोहरे बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाती है। बीजांड काय का बाहरी कड़वा आवरण बीजो चोल कहलाता है। आगे देखते हैं परिभ्रूण और फल भित्ति में क्या अंतर है। परिभ्रूण और फल भित्ति में क्या अंतर है। बीजों में उपस्थित बीजांड का परिभ्रूण पोष कहलाता है और बीज निषेचन के पश्चात अंडाशय के भीतर से विकसित फल का विकास फल भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सेव को आभासी फल क्यों कहा जाता है यानी कि झूठा फल क्यों कहा जाता है। पुष्प का कौन सा भाग की रचना करता है? पुष्प का या कौन सा भाग की रचना करता है? सेव में फल का विकास पुष्पासन से होता है। इस प्रकार इसे आभासी फल कहते हैं। इसका निर्माण पुष्प आसन यानी पुष्प कहीं भाग से हो जाएगा, आसन से होता है, नीचे से। ठीक है, विकास कहां से होना चाहिए? तो बीजांड से विकास होना चाहिए था, लेकिन कहां से हो जा रहा है? तो पुष्पासन से, नीचे से विकास हो जा रहा है, बीजांड से विकास नहीं हो जा रहा है। इसे क्या बोलते हैं? आभासी फल यानी कि झूठा फल। फल की रचना पुष्प के निषेचित अंडाशय से होती है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि बताया जा रहा है कि पुष्प का निषेचन के बाद अंडाशय से होगा, लेकिन इसका अंडाशय से नहीं होता है। कहां से होता है? तो पुष्पासन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विपुंसन से क्या तात्पर्य है। यह पादप प्रजनन कब और क्यों इस तकनीक का उपयोग करते हैं? इसका आंसर हो जाएगा कि एक द्विलिंगी पुष्प की कली। द्विलिंगी मतलब क्या? ऐसा पुष्प जिसका नर और मादा एक ही पुष्प पर होगा। जैसे अड़हुल का फूल क्या है, इसमें नर भी रहेगा और मादा भी रहेगा, तो यह क्या रहेगा? तो द्विलिंगी रहेगा। ठीक है, तो यह क्या हो रहा है कि द्विलिंगी पुष्प की कली अवस्था में पराग कोष को काट कर अलग करने की प्रक्रिया विपुंसन कहलाता है। जो इसका पुष्प का नर जो को क्या कर देगा? फूल वाला को काट देगा, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग? विपुंसन कहेंगे। यह कृत्रिम परागन की एक तकनीकी है। इसका उपयोग पादप प्रजनन द्वारा अधिक महत्व के पौधे को अच्छी नस्ल बनाने की क्रिया के लिए किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि हाइब्रिड बीज का निर्माण किया जाता है। जैसे देखते हैं बाजार में बीज जो होता है हाइब्रिड का रहता है, तो अब वो रोपे तो बड़का बड़का फलेगा। तो उसमें क्या किया जाता है? ये पुष्प का नर जनन को काट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, और काट के क्या किया जाएगा कि किसी और पुष्प का जो बड़ा वाला फलता है उसका जो परागकण कहाँ पहुंचाया जाएगा? तो पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचाया जाएगा, है ना। आपको समझ में आ गया विपुंसन क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यदि कोई व्यक्ति कारकों का उपयोग करते हुए अनिषेचन की प्रक्रिया करता है तो आप प्रेरित अनिषेचन की कौन सा फल चुनते हैं और क्यों? विधि कारकों को उपयोग अनिषेचन हेतु हम केले का फल चुनते हैं क्योंकि यह बीज रहित होता है। मतलब कि ऐसा फल जो बिना निषेचन का ही हो जाएगा, है ना। अनिषेचन फल यानी इसमें कोई निषेचन नहीं हो रहा है और इसमें क्या होगा? बीज रहित होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि परागकण की भित्ति की रचना में टेपिटम के क्या भूमिका है। टेपिटम क्या करता है? तो पोषण का प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है किसे? परागकणों को। ठीक है, तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पुंकेसर के पराग कोष में पाया जाने वाला लघु बीजाणुधानी बनाती है। चार कितना बनता है? 4 लघु बीजाणुधानी बनता है किसे? पुष्प के पराग पुंकेसर वाला भाग में। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी 4 पलवों वाली होती है, आवृत होती है। बाहर से भीतर की ओर उसे क्रम से बाह्य त्वचा अंत स्थितियां मध्य परत टेपिटम कहलाता है ना। अथवा और क्या रहता है? टेपिटम होता है ना।
बाह्य तीनों परत लघु बीजाणु धानी को क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है और स्फुटन में मदद करता है। स्फुटन मतलब क्या, जो 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 पुष्प का स्फुटन यानी कि विकास में मदद करता है। ठीक है, इससे भीतरी टेपिटम परत को कोशिका विकासशील पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। दे देगा कि टेपिटम का क्या कार्य है, तो टेपिटम क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। किसे, तो पराग कणों को। पराग कण कहाँ पाया जाता है, तो पराग कोश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, असंयोजन से आप क्या समझते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, मात्र 18 क्वेश्चन है, आपको 18 क्वेश्चन में रट जाना है। ठीक है, कुछ पुष्पीय पादपों जैसी एक्सिलिया तथा घासों से बिना निषेचन के बीज पैदा करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, प्रक्रिया विकसित कर लेती है, जिससे असंजनन कहते हैं। यदि संकर किस्म की संग्रहित बीज को बुआई करके प्राप्त किया जाता है, इससे पादप संतति पृथक्कृत होते हैं। संकर बीज की विशेषता को यथाकथ नहीं रहती। यदि एक संकर बीज असंजनन से तैयार हो जाती है तो संकर संतति में कोई पृथक्करण की विशेषता नहीं होती है। इसके बाद किसान प्रतिवर्ष फसल दर फसल संकर बीजों का उपयोग करते रहता है और उसे प्रतिवर्ष संकर बीजों को खरीदने की जरूरत नहीं होता है। संकर बीज उद्योग में असंजनन ही महत्व के कारण दुनिया भर में विभिन्न प्रयोगशाला में असंजनन की आनुवंशिकता को समझाने के लिए शोध और संकर किस्मों के असंजनन को अनुसाधित करने का अध्ययन करके आता है। बागवानी और कृषि विज्ञान में असंजनन का बहुत सारे लाभ है। ठीक है, मतलब कि बोला जा रहा है कि बहुत सारा बीज का जो होता है तैयार होता है लैब में, है ना, और वो कैसे फसल होता है, उन्नत फसल का भी तैयार करता है। ठीक है, आई होप ये आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं, है ना। अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मैसेज कीजिए और इसको आप लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चन आंसर लिखना चाहते हैं अपने कॉपी पे, इसको कॉपी पे लिख लीजिएगा, है ना, और लिख के क्या करना है, आपको याद करना है। वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लीजिएगा 2 बार 4 बार, है ना। अगर फिर भी ना समझ में आए चैप्टर 1 तो प्ले लिस्ट में ना पूरा कॉपी में बताया हुआ है ना, लाइन बाय लाइन करके बताया गया है। ठीक है, इसी के साथ यह वीडियो को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।